इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने पुरानी वीडियो में बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर को उसकी यादें वापस आ रही है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर शॉक होकर बोलता है, अरे ये मैं कौन सी जगह में आ चुका हूँ। फिर वो कहता है, आखिर ये लोग है कौन, कहीं ये जीलियो क्लैन के लोग तो नहीं। लगता है मुझे अपनी पावर्स की यूज करनी ही पड़ेगी। इस सीन के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर यूज करते वक्त देखता है कि उसकी पावर काम ही नहीं कर रही है। फिर वो टेंशन में आकर बोलता है, अरे ये क्या हो रहा है, मैं अपनी वाइटल एनर्जी यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं मेरी सारी शक्तियां खत्म तो नहीं हो गई। तभी पीछे से कुछ लड़के कहते हैं, अरे देखो ये तो ये वो है, इसकी कितनी गंदी हालत हो चुकी है, इसकी तो स्कूल में कोई इज्जत ही नहीं बची है। फिर एक लड़का हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ता है और उसके कंधे पे हाथ रखकर बोलता है, अब तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एकदम गुस्से से उसे देखता है और कुछ करने ही वाला था, तब तक कि क्लास की टीचर क्लास में एंटर कर जाती है और कहती है, ये क्या चल रहा है मेरे क्लास में, सब लोग पढ़ क्यों नहीं रहे हो, क्लास की बेल लग चुकी है, तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है। तभी हम देखते हैं वो चूजा जो हमारे मेन कैरेक्टर को छेड़ रहा था वो वहां से चला जाता है गुस्से होकर। और क्लास की टीचर क्लास शुरू ही करने वाली होती है कि हमारा मेन कैरेक्टर वहां से गुस्से से खड़े होकर चल जाता है क्लास से। और टीचर कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्लास अभी स्टार्ट होने वाली है, तुम ऐसे नहीं जा सकते। और हमारा मेन कैरेक्टर क्लास के टीचर को इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है। और फिर सोचता है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। फिर वहां स्कूल की खिड़की से वो जब नीचे देखता है तो उसे पता चलता है ये ल्यूए मिलनाइट तो है ही नहीं। फिर शॉक होकर बोलता है, कहीं मैं दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट तो नहीं हो गया। फिर जब टेंशन में वो नीचे आके बैठता है, थोड़ा रिलैक्स करता है, तो उसे अपनी पुरानी चीजें याद आती है कि वो कैसे टेलीपोर्ट हुआ, वो कैसे टेलीपोर्ट चार्ज को यूज करके उसे यहाँ पे भेजा गया है, और कैसे उसके मास्टर ने रिफ्यूज कर दिया था मैरिज अप्रूवल को फ्रॉम जिनवे क्लैन। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मेरी मास्टर के साथ हुआ क्या है और मैं कौन सी दुनिया में आके फंस चुका हूँ। फिर वो आसमान को देखकर कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन के टाइम है, उसके बाद मैं वापस वहां पे कैसे न कैसे करके पहुंच ही जाऊंगा। तभी वहां पे दो वो बंदे आते हैं और वो हमारे मेन कैरेक्टर देखे बोलता है, अरे ये तो येमो है ना। फिर उसके साथ जो दूसरा लड़का रहता है वो कहता है, अरे हाँ ये तो यान यान को अभी जस्ट प्रपोज किया था और इसको पूरी क्लास के सामने उसने बेइज्जती कर दी थी। तो ये सब सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर को समझ आ जाता है कि येमो इसका खुद का नाम है। और उसके बाद वो शौक होकर कहता है, अरे हाँ मुझे तो सब याद आ रहा है, इस बंदे के माइंड में जो भी चल रहा है, अच्छा तो इसके साथ ये सब हुआ था, अच्छा डीएनए रिपोर्ट, ओके ओके। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को सब कुछ पता चल जाता है कि वो इस वर्ल्ड का सबसे टॉप 5 बिगेस्ट फैमिली में से एक फैमिली से बिलोंग करता है और इसके फादर का डेथ हो चुका है और इसे सब कुछ याद आ जाता है। और इसे घर से कैसे भगा दिया जाता है, फिर इसकी फैमिली इसके साथ कैसे ट्रीट करती है, इसे सब कुछ अपना पास्ट याद आ जाता है। फिर उन दोनों लड़कों में से एक लड़के ने कहा, अरे ये रिलेशनशिप के लिए यान यान को पूछा कैसे भाई, ये तो नपुंसक है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा ही शॉक में आ जाता है, वो सोचता है भाई व्हाट द फक, नपुंसक ये कब हुआ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दौड़े दौड़े बाथरूम की तरफ भागता है चेक करने के लिए कहीं वो सच में नपुंसक तो नहीं। और फिर जब वो बाथरूम जाता है और अपनी औजार को निकाल के चेक करता है तो उसे पता चलता है कि नहीं वो नपुंसक नहीं है। बट जब वो देखता है कि भाई मैं नपुंसक तो नहीं हूँ बट ये इतना छोटा क्यों है, तो वो डिप्रेस हो जाता है। पर फिर सोचता है चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मेरे को पावर आता है तो अपने पावर से इसे ठीक कर लूंगा। फिर वो कुछ पावर्स के बारे में याद करता है जिससे उसे पता चलता है ये तो अर्थ है और अर्थ में ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होती है और बहुत रेयर होती है, तो यहाँ पे मैं अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकता हूँ। सो मैं ऐसे ही ओल्ड एज होकर यहाँ पे मर जाऊंगा और मेरी बॉडी ऐसी ही रहेगी क्या। फिर वो थोड़ा टेंशन में होकर वहां से क्लासरूम से जाने लगता है, तो फिर अचानक से एक लड़की से वो टकरा जाता है और वो लड़की कहती है, अरे तुम देख के नहीं चल सकते क्या। तो हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है वैसे ही वो लड़की बोलती है, अरे तुम तो ये में हो ना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे तुम मेरे को जानती हो क्या। तो वो लड़की कहती है, तुमको शर्म नहीं आता क्या, तुम मेरे से कुछ पैसे उधार लिए थे और मेरे को बोलते हो कि तुम मेरे को जानती भी नहीं हो। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को उसकी याददाश्त वापस आने लगती है और उसे पता चलता है ये तो वांगिंग है। तब हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है ये तो मेरी बचपन से दोस्त है, और मेरे को अभी याद आया कि भाई ये तो बचपन में जब मेरे को फैमिली से किक कर दिया गया था तो यही एक अच्छी लड़की थी जो मेरे साथ एकदम काइंड होके मेरे को मनी लेंड करती थी और कितने अच्छे से मेरे साथ बिहेव करती थी। तभी वांगिंग कहती है, अरे तुम ठीक भी हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे सॉरी मेरे को तुम याद नहीं थी, मेरा ब्रेन थोड़ा गधा जैसा है। तभी वांग कहती है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है, तुमने कैसे यांग यांग को प्रपोज किया और तुम अगर उसके बॉयफ्रेंड बन भी जाते ना तो तुम बहुत सफर करते। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन सोचता है, अरे यार मैं वो टाइप की सड़ी हुई लड़की से क्यों ही रिलेशनशिप में जाना चाहूंगा, मेरे आइस में अगर कोई ब्यूटीफुल लड़की है वो मेरी मास्टर है। तभी वांग कहती है, तुम कुछ बोल रहे थे क्या। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे कुछ बोलता नहीं है और वहां से घूम के चला जाता है और कहता है, नहीं नहीं मेरे को कुछ काम याद आ गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पेट से आवाज आती है भूख की, और वो सुनकर हमारी वांग कहती है, अरे ये क्या हो रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, हाँ यहाँ तो मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज ही नहीं कर सकता, तो मेरे को यहाँ जिंदा रहने के लिए खाना भी खाना पड़ेगा। फिर खाना खाने के लिए जब वो अपनी पैकेट चेक करता है तो उसे पैकेट में कुछ मिलता ही नहीं है, उसे कुछ चिल्लर मिलता है वहाँ पे। तो पीछे से वांग कहती है, मुझे लगता है तुम फिर से पैसे की कमी में हो, अरे यार तुम तो एकदम होपलेस हो, तुम ऐसे कैसे रहोगे। फिर अगले सीन में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं वांग के साथ किसी अच्छे कोरियन बीबीक्यू होटल में, और वहाँ पे वो बोलती है, तुम रेडी हो जाओ, तुम्हारे लिए अच्छे खाने मैंने ऑर्डर कर दिए हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है, भाई यहाँ पे कैसे खाने खाते होंगे, मेरे को तो कुछ आइडिया ही नहीं है। फिर वहीं पे वो सोचता है, अरे ये वांग को भी मैं इसीलिए जान पाया था क्योंकि ये तो मेरी बहन की क्लासमेट है।
फिर हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ और यादें वापस आती है और उसे पता चलता है ये बहुत ही केयरलेस पर्सन है बट दिल की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को उसकी फैमिली की स्टोरी वापस से याद आने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये फैमिली बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज़ उसके उसकी मदर के बारे में कुछ पता ही नहीं है और उसे बस इतना याद है कि उसके पास एक भाई और एक बहन है, जो कि दोनों ही उससे छोटे हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर का उसके भाई-बहन के साथ कुछ अच्छा रिलेशन नहीं है, क्योंकि उसके फादर का जब से डेथ हुआ है तब से ये लोग उससे मतलब ही नहीं रखते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वैसे भी मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब से मेरे फादर की डेथ हुई है तब से वो लोग मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते और ना ही मैं उनसे इंटरेस्ट दिखाता हूँ बात करने के लिए। सबसे ज़्यादा बताऊँ तो मेरी जो यांगलिंग सिस्टर है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। पता नहीं क्यों मेरे को बहुत ही ज़्यादा हेट करती है और मेरे से शुरू से ही बहुत गंदी तरीके से बात करती है। बट हमारी फैमिली ऐसी नहीं है। हमारी फैमिली हर चीज़ में डिवाइडेड है। हमें हमारी फैमिली में सिर्फ़ एक ही चीज़ देखा जाता है, जो कि है पावर और मनी। हम हमेशा से देखे हैं कि हमारे पैसे कितने हैं और हमारे पास कितने ब्रांच है और कितनी क्या है। और मुझे पूरा भरोसा है जिसने भी मेरा डीएनए टेस्ट रिपोर्ट निकाला था उसने मेरे डीएनए के साथ बहुत ज़्यादा ही गलत तरीके से छेड़छाड़ की है। मुझे बुरा ये सब चीज़ का नहीं लगता, मुझे बुरा ये सोचकर लगता है कि इस वर्ल्ड में भी सब बंदे लोग ऐसे ही हैं। कभी दुनिया हमारी अच्छी ही नहीं हो पाई, सारी दुनिया ऐसी ही है, कोई ना कोई मतलब ही मिल ही जाता है किसी न किसी वर्ल्ड में। एक टाइम पे मेरे पास कितने अच्छे-अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे, बट वो सब मेरे फ्रेंड नहीं है, बिकॉज़ एक टाइम के लिए वो सब मेरे साथ थे, क्योंकि जस्ट मैं ये फैमिली से बिलॉन्ग करता था इसीलिए वो मेरे साथ संगति रखते थे। मुझे तो लगता है ये वांगलिंग के अलावा मेरे पास तो सिर्फ एक ही दोस्त और कोई बचा होगा। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं वांगलिंग हमारे मेन कैरेक्टर को एकदम अच्छी सी डिश बना के बोलती है तुम्हारे लिए मैंने खाना बना दिया है। बट हमारा मेन कैरेक्टर अपने सपने में डूबा हुआ होता है। तभी हमारी वांगलिंग कहती है अरे क्या हुआ? तब हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे हाँ कुछ नहीं मैं खाना खा रहा हूँ, तुम खाना खाए खाना दो। उसके बाद वांगलिंग कहती है बाय द वे ये निंगकुंचे के साथ क्या हुआ है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे ये निंगशुए कौन है? तो वांगलिंग एकदम घबरा जाती है और वो कहती है तुम्हारी फियांसी निंगशुए, तुम अपनी फियांसी को नहीं जानते? व्हाट द फक? फिर हमारे मेन कैरेक्टर के मन में लड्डू फूटने लगता है और वो सोचता है भाई मेरी फियांसी है, व्हाट द फक। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को वापस से उसकी बैक स्टोरी याद आने लगती है, जिसमें उसे पता चलता है 2 साल पहले जब उसके पापा की डेथ होने वाली थी तभी उसके पापा को पता चल गया था कि उसकी बॉडी अब साथ नहीं दे रही है। तो उसके पापा ने डिसाइड किया था कि मैं मरने से पहले ये दोनों की शादी फिक्स करके चला जाता हूँ। तो इसकी शादी के लिए फिक्स करने के लिए ये लोग ने अपॉर्चुनिटी देखा था, तो उन्होंने क्या किया था, ये फैमिली और निंग फैमिली के बीच में एक प्रपोजल एक्सेप्ट करके शादी सेट करा दिया था। और उस टाइम तो वैसे भी निंग फैमिली के बीच में और मेरे फैमिली के बीच में जब शादी सेट कराया गया था तभी मेरे को पता चला था कि निंग फैमिली की जो बेटी है उसी का नाम निंगशुए है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वांगलिंग से पूछता है वैसे हुआ क्या उसे? तो वांगलिंग कहती है जब लास्ट टाइम मैं तुम्हारे फैमिली के पास गई थी तब मेरे को वहाँ पता चला था कि निंग फैमिली तुम्हारी फैमिली के पास आई थी एंगेजमेंट के लिए। बट जैसे ही वो लोगों को पता चला था कि ये फैमिली ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया गया तो ये तो ऑब्वियस है वो लोग मैरिज प्रपोजल बंद ही कर देंगे, तो वो लोग मैरिज प्रपोजल के लिए ना कर दिए थे। बट अगर तुम्हें चाहते हो कि तुम उन लोग से बात करो तो तुम निंग हाई जाके उन लोग से बात कर सकते हो। मेरे को इतना याद है जब निंग फैमिली ने ये सब के बारे में सुना था तो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ गए थे। बट पता है सबसे ज़्यादा हंसी की बात क्या है? 3 दिन पहले निंग फैमिली की बेटी आके सबके सामने अनाउंस करके जाती है कि वो किसी से शादी नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहती है। हमारा मेन कैरेक्टर एकदम शर्माते हुए कहता है अरे यार मैं इतना ज़्यादा पॉपुलर हो क्या? तो वांगलिंग कहती है ये तो मेरे को नहीं पता, बट ये बात तो बहुत ज़्यादा ही कट ऑफ नहीं है, क्योंकि तुम ही सोचो पहले वो खुद मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट किए थे फिर खुद ही आके तुम्हारे पास एकदम पागल जैसे आने लगे। अगर मैं तुम्हें सच-सच बताऊँ तो पता है ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो उसके नेक्स्ट दिन जब मैं तुम्हारे घर गई थी तो वहाँ पे मेरे को पता चला था कि निंग फैमिली सॉन्ग फैमिली के घर आई है और सॉन्ग फैमिली अपने मैरिज प्रपोजल दे रही है ये निंग फैमिली की बेटी के साथ। सॉन्ग फैमिली? ये सॉन्ग फैमिली कौन है? अच्छा, याद आया, हाँ सॉन्ग फैमिली, अरे ये तो टॉप 5 बिगेस्ट फैमिली में से एक है। सॉन्ग फैमिली को मेरे को लगा नहीं था कि ये लोग इतना ज़्यादा हद पार करेंगे। ये लोग आखिरकार अपनी इन्फ्लुएंस और पावर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी वांगलिंग कहती है अभी सॉन्ग फैमिली की बहुत ज़्यादा ही रेपुटेशन खराब चल रही है ये पूरे कैपिटल में। मैंने बहुत सारा अफवाह भी सुना है उसके बेटे के बारे में, उनमें से मैंने एक सुना है कि वो बहुत ज़्यादा इलीगल बिजनेस में फंसा हुआ रहता है। इसलिए वो लोग निंग फैमिली की बेटी के साथ उसका शादी करवाना चाहते हैं, जिससे कि उसके फैमिली का इज्जत बच जाएगा। इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि तुम्हारा निंग फैमिली के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तुरंत ही टूट जाए और सॉन्ग फैमिली के साथ वहाँ लग जाए, जिससे कि उनके पास बहुत ज़्यादा ही पैसा और रुतबा आ जाएगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोच के बोलता है अरे इसका मतलब मैं तो खाली यहाँ पे यूज हो रहा हूँ, मेरा तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं होता है। इसके बाद वांगलिंग जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है वैसे ही टीवी से कुछ आवाज आती है जिसमें कहा जाता है कैपिटल एंटरटेनमेंट की तरफ से कुछ न्यूज आई है। फिर हमें पता चलता है निंग फैमिली की जो सबसे सुंदर बेटी है जिसके साथ ये का रिश्ता हुआ था वो कुछ बोलने वाली है, पूरी टीवी में सबके सामने अनाउंस करने वाली है। तभी वांगलिंग कहती है तो एकदम परफेक्ट टाइमिंग में हुआ है, देखते हैं तुम्हारी फियांसी क्या बोलती है। फिर एक रिपोर्टर निंगसू से पूछती है आपने ऐसा क्यों बोला कि आप ये फैमिली की फॉरगेटन बेटे से ही शादी करोगे जबकि उसे तो फैमिली से निकाल दिया गया है। तो निंगसू कहती है मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा एक टाइम पे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और मैं इतना ही जानती हूँ कि मैंने येमो को कहा था कि मैं उससे शादी करूंगी तो मैं उससे करूंगी, और अगर मेरे को उससे शादी नहीं करना है तो उसके लिए मेरे पास एक रीजन है। और वो जैसे ही ऐसा बोलती है वैसे ही उसका गार्ड आके वहां से सबको हटा देता है और वो बोलता है अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, हमारे पास टाइम नहीं बचा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है वो नहीं करना चाहती है, इसका मतलब मैं तो सच्ची में बस एक खिलौने की तरह यूज होने वाला हूँ, ये लोग तो सिर्फ मेरी फैमिली के रेपुटेशन के लिए मेरे से शादी कर रहे थे।
चलो हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये जो भी निंगचू यिंगचू जो भी है, मैं इसे अभी यहाँ से अपने माइंड से हटा देता हूँ। मेरे को अभी इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। मेरा बिगेस्ट प्रॉब्लम अभी यही है कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं, क्योंकि इस दुनिया में जीने के लिए सबसे पहले मेरे पास पैसे होने चाहिए, वरना तो मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। फिर वोंगलिंग को कुछ याद आता है और वो अचानक से बोलती है, अरे तुम्हारे लिए मैंने एक चीज लाया, लो ये तुम्हारे लिए। तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये क्या है, और जैसे ही वो लेटर खोलता है तो वहाँ पे उससे बहुत सारे पैसे दिखते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एकदम चोर जैसी शक्ल बना के बोलता है, अरे तुम इतने सारे पैसे दे रहे हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है क्या? तो वांगलिंग कहते हैं, अरे ये मेरे पैसे नहीं है, तो तुम्हारे भाई ने ही मेरे को दिए हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोचता है, फिर उसे याद आता है कि अच्छा हाँ, ये जिंग, ये जो मेरा भाई है, ये मेरे सामने तो हमेशा से अच्छा ही था, ये मेरे को इतना सारा पैसा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे बाद में फ्यूचर में कभी ना कभी लौटा ही दूंगा। फिर दोनों ही दोनों वहां से निकल जाते हैं और वो लोग अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तो वांगलिंग बोलती है, मेरे को रास्ता इधर है, तुम्हारा रास्ता उधर है, तो अब हम लोग बाद में मिलते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं होप करता हूँ कि हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। तो वांगलिंग शर्मा कर बोलती है, ये वो मुझे तुम्हें कुछ कहना है। हमारा मेन कैरेक्टर शॉक करके बोलता है, हाँ बोलो क्या हुआ। मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों बट आज तुम मेरे को कुछ ज्यादा ही डिफरेंट फील हो रहे हो, बहुत ज्यादा ही कूल लग रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नहीं बोलता और वहां से हट जाता है। फिर वहां से वो घूम के जाने लगता है और वो बोलता है, चलो ठीक है, तुम्हारे साथ जो भी हुआ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके मेरे को बहुत अच्छा लगा, और तुमने मेरे को जो खाना खिलाया फ्री में, उसके लिए बहुत ही बहुत शुक्रिया। फिर मंगनी थोड़ी शर्मा जाती है और बोलती है, क्या ही अजीब लड़का है, बट चलो कोई नहीं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, जैसे कि मैं यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जीज को यूज नहीं कर सकता हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही मेरे पास पैसे हैं वैसे ही मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं कुछ ना कुछ करके अपनी मास्टर को यहाँ पे कैसे भी करके ले आऊँ और मैं यहाँ से फटाक भागूं और अपनी मास्टर के साथ टाइम स्पेंड करूँ। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं दो लड़कियों को जाते हुए। उनमें से एक कहती है, अरे ये अंधेरी रात में अगर हमें यहाँ पे उसने पकड़ लिया ना तो हम लोग बचेंगे नहीं। तो उसकी दोस्त बोलती है, अरे तुम पागल हो गए क्या, रात को क्या डरा रही हो, कौन किसने क्या देख लिया, मेरे को नहीं समझ आया। फिर वो लड़की कहती है, अरे तुम्हें नहीं पता क्या, यहाँ पे एक और लड़का है जो कि भूत बन चुका है, क्योंकि वो अपनी जान दे दिया था पेड़ के ऊपर। फिर अचानक से वहाँ पे एक आवाज आती है, तो वो लड़की नोटिस करती है कि वहाँ पे कोई है। तो वो जैसे ही उधर देखती है, वहां से अचानक से दो तीन तरीके से कोई घूम के आता है एकदम स्पीड में। फिर दोनों ही लड़कियां एकदम घबरा जाती है और एकदम शौक में आके एक दूसरे को बोलती है, तुम लोगों ने देखा वो क्या हुआ। तो दूसरी लड़की कहती है, हाँ ये तो वही भूत ही नहीं। फिर अचानक से वहां पे एक वो लंबा सा लड़का आ जाता है जो कि ब्लैक शूट पहना हुआ रहता है, और वो दोनों ही लड़कियां उसे देख के डर के भाग जाती है वहां से। फिर वो लड़का भी एकदम दौड़ के आगे भागने लगता है। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है ये और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर है, जो कि अपनी वाइटल एनर्जी को टेस्ट कर रहा है कि वो कैसे ही पावर अपनी इंक्रीज कर सके। फिर हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को 2 महीने हो चुके हैं इस वर्ल्ड में आए हुए, और वो रोज नए नए इंग्रेडिएंट्स को बाय करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ा रहा है। अब वो एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले बहुत ज्यादा ही स्पीड में दौड़ सकता है, कूद सकता है। बट दिक्कत ये हुई है कि अभी तक सिर्फ 2 महीने पार हो चुके हैं और ये सिर्फ अपनी वाइटल एनर्जी के स्टेज 1 पे ही पहुंचा है। और दिक्कत ये है कि अगर अब इसको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इंक्रीज करना है तो उसके लिए हायर अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगे आते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वांगली के पास बेशरम जैसा जाता है पैसे और मांगने के लिए, और वांगलिंग उसको साफ साफ मना कर देती है और बोलती है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा यार, तुम इतने सारे पैसे को 2 महीने में उड़ा कैसे दिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वांगली पूरा गुस्सा करती है हमारे मेन कैरेक्टर पे और कहती है, तुम इतने सारे पैसों को इतने जल्दी क्यों उड़ा देते हो, तुम्हें मार खाने की जरूरत है क्या। तो अभी हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है, यार मेरे को थोड़ी पता था कि इतने सारे इंग्रेडिएंट्स के लिए इतने ज्यादा पैसे लग जाते हैं। फिर वांगलिंग कहती है, अरे यार जब तुम्हें इतने पैसे की जरूरत पड़ ही रहे हैं तो इन फ्यूचर मैं तो तुम्हें बोलेंगे तुम कुछ वर्क ढूंढ लो, उससे क्या होगा, तुम पैसे अर्न भी करोगे, उसमें पैसे अपने खर्च करते रहो, जितना अर्न करोगे उसके बेसिस पे। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, वर्क, और मैं कैसे काम करूं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहां से चला जाता है और फिर वो सोचने लगता है कि यार मैं काम तो कर दूं बट कौन से काम करूं, मेरे को यहाँ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पैसा कमाना जितना मेरे को चाहिए अपनी इंग्रेडिएंट्स के लिए वो बहुत ही ज्यादा लगेगा। क्यों ना मैं यहाँ पे कहीं खाना बनाने लगूं, नहीं 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 नहीं, कहीं मैं डांस करने लगूं, नहीं 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 नहीं, अरे ये सब कर ही नहीं सकता यार, इतने से पैसे से नहीं होगा। तभी वहां अचानक से एक लड़की की आवाज आती है और वो कहती है, अरे सुंदर लड़के सुनो ना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे घूमता है और वो लड़की बताती है, देखो ये कार्ड पढ़ो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। फिर जब हमारा मेन कैरेक्टर वो पर्चा पढ़ता है तो उसमें उसे पता चलता है कि वहाँ एक जो बूढ़े से अंकल है वो कुछ पैसे लेकर तुम्हारा लक चेंज कर देते हैं। तब हमारा मेन कैरेक्टर एकदम सोच में पड़ जाता है कि यहाँ पे ऐसा भी होता है कि 501 लेके कोई अपना लक चेंज कर दे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एकदम टेंशन फ्री हो जाता है और वो सोचता है चलो ये मेरे लिए काम कर जाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो लोकेशन बताई हुई जगह पे जाता है और वहाँ देखता है वहाँ 2 बूढ़े अंकल आंटी को, जो कि कह रहे थे मास्टर के ब्लेसिंग बहुत ही अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, मेरा तो पूरा लक ही चेंज हो चुका है। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें फोकस करके जब देखता है तब मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि वो लोग अब खुशी खुशी जीते हैं बिकॉज मास्टर ने उनका लक पूरा ही चेंज कर दिया है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें पीछे से आवाज लगाता है और बोलता है, क्या तुम लोग ने अपना लक चेंज करवा लिया। तब वो अंकल आंटी कहते हैं, हाँ हमारा फ्यूचर तो बहुत ही अच्छा चेंज हो चुका है, हम लोग 5,000 येन दिए और हमारा फ्यूचर बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। मास्टर जी को सब कुछ पता चल जा रहा है कि हमारी फैमिली में क्या चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है, मास्टर जी को पहले से सब कुछ पता था, हमें तो कुछ बताना ही नहीं पड़ा, हमारा डायरेक्ट लक ही चेंज हो गया। तभी वो आंटी कहती है, अगर तुम भी इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि मास्टर बस वही लोग का लक चेंज करते हैं जो कि बहुत रेस्पेक्टफुल होते हैं मास्टर के लिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है, अरे ये लोग पागल जैसे लोग येलो कलर के पेपर पे कैसे विश्वास कर देते हैं कि ये कोई पेपर इनका लक चेंज कर देगा।
देगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने पॉकेट से सेम पेपर निकालता है और कहता है मेरे पास ये पेपर है एकदम रियल वाला, ये $20,000 में मैं पर पीस बेच रहा हूँ, तुम्हें चाहिए तो फटाक से बताओ। तो वो बूढ़े अंकल आंटी समझ जाते हैं ये एक स्कैमर है और वो कहने लगता है भाई इतनी छोटी एज ये लोग स्कैम कैसे कर लेता है। फिर वो अंकल और आंटी कहते हैं ये बच्चों को इग्नोर करो, हम लोग चलो अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, ये लोग से बात ही नहीं करे तो बढ़िया रहेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे क्या, इनका ही लॉस हुआ है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वहां से कोई गाड़ी में बैठे हुए हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज देता है और हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी तरफ बुलाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जब उसकी तरफ जाता है तो वो बोलता है तुम्हारे सामने वाले विंडो पे जाओ, वहां पे तुम्हें मास्टर मिल जाएंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दरवाजा खोलकर डायरेक्ट अंदर घुस जाता है और वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड और हमारा मास्टर रहता है। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है सॉरी सर, अब हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, मास्टर अभी बहुत बिजी है तो आप यहाँ से चल जाओ। बट हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वहां पे एक सुंदर सी लड़की आती है और वो हमारे मास्टर के पास जाके कान में बोलती है अरे मिस जिन्हो की अपॉइंटमेंट कैंसिल हो चुकी है तो हम लोग अब कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हमारा मास्टर गुस्से से कहता है अरे तुम जो भी आ रहे हो तो बाबू तुम आगे आ जाओ, तुमसे मैं बात करना चाहता हूँ। फिर जो गार्ड हमारे मेन कैरेक्टर को रोक रहा था वो कहता है अरे सर सर आइए आगे आइए, मास्टर ने आपको बुलाया है। फिर मास्टर कहता है थोड़े चाय पानी लेके आओ यार, ए लड़की कोई चाय पानी लेके आओ। फिर मास्टर जी कहते हैं अरे तुम्हें क्या दिक्कत हुआ, तुम अपनी दिक्कत बताओ मेरे को। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मेरा बहुत ज्यादा ही गंदा बैड लक चल रहा है मेरे मनी को लेकर, मेरे पास अब कोई पैसे ही नहीं बचे, मैं उसे चाहता हूँ कि अपना लक ठीक करूँ पैसे को लेकर। फिर मास्टर कहता है मेरे को तो सब पहले से पता, तुम गरीब हो चुके हो पूरे अच्छी तरीके से, इसलिए तुम यहाँ पे मेरे पास आए हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैंने सुना है आप सबका लक चेंज कर देते हो, तो आप मेरा भी प्लीज लक चेंज कर दो। फिर वो मास्टर कहता है हाँ आज तक ऐसा कोई लक नहीं हुआ जो मैंने चेंज नहीं कर पाया, मैं हमेशा से जिसको भी बोला हूँ तुम्हारा लक चेंज होगा वो हमेशा से चेंज होते गया है। फिर मास्टर कहता है मैंने ये पावर अचीव करने के लिए अपनी जिंदगी को कम कर दिया है, मैंने भगवान से प्रे किया कि मेरी लाइफ स्पैन कम हो जाए बट मेरे को ये सब पावर अचीव हो जाए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है तुम्हें क्या सही लगता है कि तुम अपना लाइफ स्पैन कम कर लियो बट तुम्हारा ये सब वर्क करना तुम्हारे लिए सही है। तो वो मास्टर कहता है हाँ मैं बहुत लोगों को खुश देखकर अपनी लाइफ स्पैन कम होने की वजह से कोई भी दुखी नहीं हूँ। फिर वो मास्टर अचानक से कहता है तुम मेरे को 5,000 येन दे दो, मैं तुम्हारे फटाक से पूरा लक ही चेंज कर देता हूँ, कोई टाइम भी नहीं लगेगा इसमें, मैं जैसे ही तुम मेरे को देखो तुम्हारा पूरा लक अचानक से चेंज हो जाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है 5,000 इतना कम, मेरे को समझ नहीं आ रहा तुम मेरा पूरा लक चेंज करने वाले हो इतने पैसे में। तो मास्टर कहता है अगर तुम्हें ये बहुत ज्यादा ही लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा ही कम है, बट कोई नहीं तुम्हें अपने आप पे शर्म करना चाहिए कि तुम इतना नहीं दे सकते अपना लक के लिए, बट कोई नहीं अब जो होगा सो होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर घबरा कर बोलता है नहीं 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 मास्टर आप तो गलत समझ रहे थे, वैसा कुछ नहीं वैसा कुछ नहीं। तो मास्टर बोलता है तो क्या हुआ बोलो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आप मेरा पूरा लाइफ का लक ही चेंज करने वाले हो और ये लक ही मेरे को आपसे मिलाया भी है, तो आप 5,000 में क्यों कर रहे हो, इतना कम में क्यों। तो फिर मास्टर पूछता है अरे तुम्हारे हिसाब से कितना होना चाहिए तुम बोलो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है एटलीस्ट 50,000 पर पीस तो होना ही चाहिए ना। तो मास्टर एकदम खुशी खुशी पागल हो जाता है, बोलता है 50,000 हाँ हाँ फटाक से दो 50,000। फिर वो मास्टर अचानक से बोलता है सुनो 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 तुम 50,000 60,000 तुम मुझे जितना दे सकते हो तुम उतना दो, मैं तुम्हारा क्वालिटी की लक एकदम पूरा टॉप नॉच क्वालिटी का लक कर दूंगा। अरे यार मैं अभी कितना गधा हूँ, तुम्हारे को बताया नहीं था 50,000 तो एटलीस्ट देना ही पड़ता है, आखिरकार ये मेरे को नसीब ही नहीं तो तुमसे मिला है, अगर ये फेट नहीं होता तो मैं तुमसे मिलता ही कैसे। फिर मास्टर कहता है फटाक से वो चार्ज में लेके आओ जो कि इसका लक चेंज कर सकता है, एक नहीं बहुत सारे लाना। फिर मास्टर बोलता है तुम्हें जो टाइप का चेस चाहिए बोलो, मैं तुम्हारा लक अभी के अभी चेंज कर सकता हूँ, तुम्हें टॉप क्वालिटी चाहिए मिडिल क्वालिटी चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए तो मेरे को जल्दी जल्दी बोलो, मैं तुम्हारा लक अभी के अभी चेंज करने वाला हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अगर 50,000 में कोई दिक्कत नहीं तो 50,000 में डील डन करे। तो मास्टर खुशी खुशी लालच से बोलता है हाँ हाँ एकदम। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चलो ठीक है पैसे लेके आओ। फिर मास्टर कहता है सर आप क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहोगे या फिर आप चेक की वजह से पे करना चाहोगे, मेरे को ये बताओ मैं लेके आता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से बोलता है लगता है तुम कुछ गलत समझ रहे हो। तो मास्टर बोलता है अरे क्या हुआ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैंने अभी तुम्हें क्या बोला, पैसे लेके आओ, पैसे लेके आओ मतलब तुम्हें पैसे लेके आने हैं मुझे नहीं लेके आने हैं। तो बूढ़ा मास्टर शौक होकर बोलता है क्या पागल जैसी बात कर रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने पैकेट से वो येलो वाली शीट लेके आता है और वो बोलता है देखो मैं यहाँ पे 8 चार्ज में लेके आया हूँ, मैं इससे सेल करने वाला हूँ तुम्हारे पास 50,000 पर पीस में, जिससे कि तुम्हारा लक पूरा ही चेंज होने वाला है और तुम मेरे को $4,000 देना इन टोटल, जिससे कि मैं तुम्हारा पूरा लक चेंज कर दूंगा। फिर मास्टर बोलता है अरे क्या मजाक कर रहे हो यार, अभी तुमने क्या बोला अभी क्या बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे लगता तुम्हें समझ नहीं आया, मैं शुरू से यही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, चलो कोई नहीं तुम 50,000 येन लाओ, इससे मैं तुम्हारा पूरा लक ही चेंज कर दूंगा। तो तुम जल्दी से बोलो तुम चेक से पे करना चाहोगे या फिर कैश। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा लक जो भी मैं करता हूँ ना, मेरा लक हमेशा से टॉप नॉच क्वालिटी का है, मैं जब भी चाहूंगा तुम्हारा लक चेंज करने का तुम्हारा लक फटाक से फटाक चेंज होगा और बेस्ट क्वालिटी का तुम्हारा लक हमेशा से हो जाएगा। तो फिर मास्टर पूरा गुस्सा जाता है और बोलता है तुम बच्चे क्या बोल रहे हो, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है लगता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, चलो तुम्हें ये पैसा अमाउंट लगता है ज्यादा लग रहा है, चलो कोई नहीं तुम 40,000 ही दो और मैं तुम्हारा पूरा लक चेंज कर देता हूँ। फिर मास्टर एकदम गुस्से से वहां चिल्लाकर सबके सामने बोलता है गेस्ट इसे लेके जाओ, ये कोई गेस्ट वेस्ट नहीं है तो कोई गधा है, इसे यहाँ से फटाक से सारे को लेके जाओ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है लगता है उम्र के साथ तुम्हारा बुद्धि भी खत्म हो गया है, आखिर तुम्हें कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा, मैं तुम्हारा पूरा लक टॉप नॉच क्वालिटी का करने वाला हूँ, इतने कम पैसों में हो तुम मेरे को पैसे देने से इनकार कर रहे हो, तुम्हें कुछ बुद्धि क्यों नहीं है। फिर मास्टर गुस्से
गुस्से से बोलता है, ये गधा बच्चा मेरा पूरा बिजनेस ही खराब कर देगा, तो यहाँ से जल्दी से भगाओ। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ दौड़ रहा होता है, तो हमारा मेन कैरेक्टर फटाक से उसे मुंह पे एक मुक्का मारता है, जिससे कि वो दीवार की तरफ फेंका जाता है। ये देखकर मास्टर पूरा शौक में रह जाता है और फिर अचानक से देखते हैं कि दो बच्चे अचानक से गेट खोल के घुस जाते हैं, और जिसे मैं बच्चा समझ रहा था, ये कोई बच्चा बच्चा नहीं, हमारा मास्टर का ओनर है। फिर वो ओनर कहता है, तुम यहाँ पे मेरा कुछ नहीं कबाड़ पाओगे, ये मेरी जगह है, यहाँ पे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, सो आखिरकार ये सब के पीछे तुम ही बॉस हो? अच्छा तुम ही बॉस हो ना, रुको तुम्हें कुछ दिखाना है मेरे को। फिर ओनर कहता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, जब मैं ऐसे बोला हूँ जल्दी से हटो तो हटो, और तुम अपनी आवाज नीचे रखो और कुछ बोलो मत मेरे को। फिर ओनर मन ही मन बोलता है, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ आया क्यों था। मैं यहाँ आया था सिर्फ एक ही रीजन की वजह से, क्योंकि मेरे को कहा गया था कि मेयर की डॉटर यहाँ पे है, बट मेरे को लगता है यहाँ कोई है ही नहीं, यहाँ मेरा आने का कोई रीजन था ही नहीं। फिर ओनर अपने चेले को बुलाता है और बोलता है, इसे सबसे मारो और इसका माथा कपाड़ फाड़ के यहाँ पे फेंक दो। फिर वो चेले चवाटे बोलते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं है बॉस, अभी इसका माथा कपाड़ फोड़ के मैं यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। फिर वो तीनों आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, और मेन कैरेक्टर एक एक करके तीनों की बैंड बजा देता है। ये सब देखकर ओनर पूरा ही शॉक हो जाता है। फिर हमारा ओनर को मेरा मेन कैरेक्टर बोलता, अरे तुम क्या वहाँ देख रहे हो, मैं तुम्हारे पास भी आने वाला हूँ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को उसके पीछे किसी की परछाई दिखाई देती है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को एक बॉडी बिल्डर ने पकड़ लिया और वो कहता है, अब तुम मेरे चंगुल से जा ही नहीं सकते, अब तुम्हें यहीं मार दूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, आखिरकार तुम्हें समझ नहीं आया क्या, यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैं ही हूँ, तुम मेरे को कैसे ही मारोगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एकदम घूम के फटाक से उसके मुंह पे एक पंच मारता है, जिससे कि उसका मुंह का दांत सब टूट के फेंका जाता है और वो पीछे फेंका जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से से ओनर को देखता है और बोलता है, रुको तुम्हें कुछ दिखाता हूँ मैं। तो ओनर हार मान जाता है और वो अपने घुटनों पे आकर बोलता है, मास्टर सॉरी सॉरी मास्टर सॉरी। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को वो कहता है, अरे सोनो सॉरी यार, अब हम लोग अच्छे से बात करते हैं, मैं तुमसे अच्छे से बात करना चाहता हूँ, प्लीज लड़ाई मत करो। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को समझ आ जाता है कि अभी ये हार मान चुका है, तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, चलो ठीक है, अब तुम्हारे से मैं अच्छे से बात करूंगा। तभी अचानक से हमारा ओनर डेविल स्माइल देते हुए अपनी पॉकेट से तलवार निकालता है और हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है, अब तो तुम जहन्नुम में जाओगे। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर एकदम हीरो की तरह दो उंगलियों के बीच में तलवार को पकड़ के रोक देता है और उसके तलवार को फटाक से एक ही क्लिक में तोड़ देता है। और फिर उसके बाद हमारा ओनर घबरा के बोलता है, सॉरी 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 माफ कर दो, मैं जान रहा हूँ मैं गलत हूँ, मेरे को तुम जो बोलोगे बोलो, मैं सुनने वाला हूँ। बट इस बार हमारा मेन कैरेक्टर सुनने की मूड में नहीं होता और वो गुस्से से एक लात मार देता है ओनर के मुंह पे, और जिससे कि उसका ओनर का मुंह ही टूट जाता है। फिर हम देखते हैं पीछे से जो मास्टर था वो दौड़ते दौड़ते आता है और हमारे मेन कैरेक्टर को पैर को पकड़ लेता है और बोलता है, सॉरी सॉरी मेरे को माफ कर दो। और हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से से बोलता है, तुम्हें मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ। तो वो मास्टर अपना सर झुका के हमारे मेन कैरेक्टर के पैर पड़ने लगता है और बोलता है, सॉरी मैं आपसे कभी नहीं करूंगा, तुम मेरे को जो भी काम बोलोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा तुम तो सबके पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेते हो ना कस्टमर लोगों के। फिर वो कहता है, हाँ हाँ मैं सबके पर्सनल इन्फॉर्मेशन रखता हूँ अपने पास। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, तुम ऐसे ही किसी को भी उठा लेते हो या फिर किसी के पास पावर होता है तब उसे उठाते हो। फिर हमारा मास्टर कहता है, हाँ हाँ जिसके पास भी अच्छी खासी फैमिली बैकग्राउंड रहती है, जैसे कि मेयर की डॉटर ले लो, वही सबका इन्फॉर्मेशन हम अपने पास रखते हैं। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा मेयर की डॉटर की इन्फॉर्मेशन ला के दो मेरे को अभी। तो मास्टर वहां से दौड़े दौड़े जाता है और फटाक से मेयर के डॉक्टर का इन्फॉर्मेशन लेके आ जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मेयर की डॉटर का इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगता है, जिसमें कि उसे सबसे पहले पता चलता है कि मेयर की डॉटर का नाम सो जिंगविन। फिर वो पूछता है, वैसे ये लड़की तुम्हारे पास आई कब थी। फिर हमारा मास्टर कहता है, मेयर की वाइफ 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में मर गई थी, उसी टाइम उसकी बेटी हमारे पास आती है और तब से वो अपनी मम्मी को जिंदा करने के लिए पागल है और वो हमेशा से आते रहती है और ये कहती है कि मेरे को अपनी मम्मी को जिंदा करना है तो मेरा लक जीता कर दो। फिर मास्टर कहता है, वैसे ये सब काम मैं कभी करना नहीं चाहता हूँ, बट मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे को हमेशा से फोर्स किया गया ये सब करने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं ये इन्फॉर्मेशन को अपने साथ ही लेके जा रहा हूँ। तब मास्टर कहता है, हाँ हाँ आप लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो मास्टर को मुंह पे मारते हुए वहां से चला जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है, सो जिगविन चलो यही है जो मेरा लक चेंज करेगी। फिर इसके बाद वाले सीन में हम लोग देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सिक्सविन हॉस्पिटल में पहुंचा हुआ रहता है और सिक्सविन हॉस्पिटल के अंदर हमारी मेयर की बेटी वहां पे अपनी माँ के पास बैठी हुई रहती है। तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आती है जो कि कहता है, सिगविन तुम घबराओ नहीं, मैंने एक स्पेशलिस्ट से बात की है जो कि फ्रांस का है, वो यहाँ आके तुम्हारी मदर का चेकअप करेगा। और फिर मेयर की बेटी कहती है, हमारी मदर का कहाँ कहाँ ऑपरेशन हो चुका है इतने सालों में, अभी तक वो ठीक नहीं हुई, तुम्हें क्या लगता है आप कोई और हॉस्पिटल में जाके वो ठीक हो जाएगी। तभी सडनली बाहर से किसी की आवाज आती है जो कि कहता है, मैं तुम्हारा किस्मत चेंज कर सकता हूँ, फटाक से ये ले लो, तुम्हारा किस्मत चेंज हो जाएगा, जल्दी जल्दी किस्मत चेंज कराओ अपनी। तो मेयर की बेटी कहती है, बाहर किसकी आवाज आ रही है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो कि सबको लक चेंज करने का पर्चा बांट रहा है। फिर वो लड़का अचानक से वहां पे चिल्लाकर बोलता है, ये गधे लोग यहाँ पे भी अपने लक चेंज करने के लिए पर्चा बांटने आ गए, ये लोग को यहाँ से भगाता हूँ, रुको। तभी मेयर की बेटी पूछती है, अरे सुनो ना, क्या तुम्हारा ये जो चार्म चेंज कर रहा है लक, वो मेरी माँ को भी ठीक कर सकता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं तो तुमसे वादा कर रहा हूँ, तुम्हारे को सिर्फ सिर्फ रीअवेकनिंग चार्म खरीदना है जो कि तुम्हारा लक फटाक से चेंज कर देगा। फिर वो 2 को रीअवेकनिंग चार्ज लक कार्ड दिखाता है, जिससे कि बोलता है, ये तो तुम ले लो $20,000 का और फिर एक $10,000 का, जिससे कि तुम्हारा लक फटाक से चेंज हो जाएगा।
और फिर वो लड़का गुस्से से बोलता है 20,000 फॉर अ रोटिन पीस। पागल हो गया क्या? घटिया से पीस के लिए मैं $20,000 क्यों दूंगा? फिर वो और गुस्सा करते हुए बोलता है तुम लोग को शर्म भी नहीं आता क्या? तुम लोग ये सब चीजें बुड़बक बनाते रहते हो सबको। तो रुको, अभी मैं तुम्हें आके कुछ समझाता हूँ। और ये बोलने के बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ दौड़ के जा रहा होता है, तो हमारा मेन कैरेक्टर से फटाक से मारता है और बोलता है तुम शर्म करो, मैं ऐसा कोई झपको झूठ नहीं बोल रहा, मैं जो बोला हूँ वो होके रहेगा। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसको एक लात मार के वहां से हटा देता है और बोलता है हटो यहाँ से मेरे रास्ते से, मैं कभी भी किसी को झूठ नहीं बोला हूँ। तभी वो लड़का बोलता है रुको रुको, मैं तुम्हें भी बताता हूँ। तभी मेयर की बेटी चिल्ला कर बोलती है वांग पेंग, जो हो गया सो हो गया, मेरे को बात करने दो। फिर मेयर की बेटी एक $50,000 का चेक देती है और बोलती है मेरे को तुम्हारा दोनों ही लक कार्ड चाहिए, मेरे को अपना लक कार्ड दे दो। फिर वो लड़का पगला के बोलता है अरे तुम क्या ये सब चीज़ में ट्रस्ट कर रही हो? सब चीज़ में कोई ट्रस्ट करता ही नहीं है। बट मेयर की डॉटर ये सब चीज़ों को इग्नोर करने के बाद वो फटाक से जाती है उसके पास, हमारी मेन डॉटर के पास, और बोलती है मैं तुम्हारे $50,000 दे रही हूँ, मेरे को अपना लक कार्ड दे दो, मेरे को अपनी माँ को प्रोटेक्ट करना है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं तुम्हें दोनों कार्ड देने के लिए रेडी हूँ, बट तुम्हें इसे एक चीज़ करना पड़ेगा, तुम्हें ना जब भी जिस पर्सन को तुम्हें ठीक करना है तो उसके पास जाकर डिसेंट चिल्लाना पड़ेगा। और मेयर की बेटी पूछती है क्या चिल्लाना पड़ेगा? फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहां से चला जाता है चेक लेकर और बोलता है मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तुम देख लेना, मैं यहाँ से चलता हूँ। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जा चुका है और वो लड़की वो लड़के को बोल रही होती है कि मैं फाइनली अपनी मम्मी को ठीक कर पाऊंगी। फिर वो लड़का अचानक से कहता है तुम पागल हो गया क्या? सीधा सीधी पता चल रहा है ये कोई लड़का तुम्हारा पैसा थाउजेंड्स ऑफ पैसा लेके चल गया, कुछ ठीक नहीं होने वाला है, देख लेना। फिर वो मेयर की बेटी एकदम दुखी होकर बोलती है नहीं, मेरे को पैसे से फर्क ही नहीं पड़ता है, मेरी मम्मी को अगर ठीक करने के लिए कोई भी रास्ता है तो मैं वो रास्ता अपनाऊंगी, मेरे को कितना भी पैसा लगेगा मैं सारे पैसे देने के लिए रेडी हूँ, बट मैं अपनी मम्मी को बचा के रहूंगी। ये सुनकर वो लड़का थोड़ा सा शांत हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो मेयर की बेटी वो डिसेंट बोलते हुए कार्ड फेंक देती है अपनी मम्मी के ऊपर, जिससे कि क्या होता है वहाँ अचानक से एक रोशनी आने लगती है और फिर वो मेयर की बेटी बोलती है अरे यहाँ तो रोशनी आ गई है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं वहाँ पे येलो कलर की लाइट आ चुकी है, एक सर्कल बनी हुई, और वो लड़का ये सब देख के पागल हो जाता है और बोलता है भाई ये सब मैजिक यहाँ कैसे हो रहा है, ये सब पॉसिबल ही नहीं है। फिर मेयर की बेटी वहाँ पे चेक करने लगती है कहीं मेरी मम्मी ठीक हुई या नहीं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं हमारी मेयर की बेटी की जो माँ है वो अचानक से हिलने लगती है और मेयर की बेटी एकदम खुश होकर पागल हो जाती है, वो बोलती है मेरी मम्मी हिल रही है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मेयर की बेटी की जो माँ है वो अपनी बेटी का नाम लेती है, बोलती है जिंगविन तुम कैसी हो, और मेयर की बेटी वहां पे रोने लगती है और फिर माँ बेटी का प्यार शुरू हो जाता है। और वो लड़का पीछे से देख के पागल हो रहा होता है, वो बोलता है भाई ये सब पॉसिबल कैसे, ये सब तो हो ही नहीं सकता है। फिर अगले सीन में हम एकदम हैप्पी एंडिंग देखते हैं जिसमें वो मेयर की बेटी अपनी माँ के गले लग रही होती है और बोलती है मम्मी तुम फाइनली उठ गई, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी।